दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा, ये आज का आपसे पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है। आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है और दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का नाम जो है वो है दीन पनाह। ये अतिरिक्त जानकारी है। दीन पनाह जो है हुमायूं का मकबरा है और इसको 1564, याद रखिएगा 1564 में हाजी बेगम कौन थी? तो याद रखिएगा हाजी बेगम जो कि हुमायूं की पत्नी थी। हाजी बेगम द्वारा 1564 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया गया था। और इस मकबरे का नक्शा किसने बनाया था, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हुमायूं के मकबरे का नक्शा किसने बनाया। तो याद रखिएगा मीरक मिर्जा गियास। देखिए नोट कर लीजिए, मीरक मिर्जा गियास ने हुमायूं के मकबरे का नक्शा तैयार किया था और ये ईरानी वास्तुकार था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। 1564 में इसको हाजी बेगम ने बनवाया था और इसका नक्शा ईरानी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास के द्वारा तैयार किया गया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ये मध्यकालीन भारत से ही संबंधित है। ये प्रश्न है कि अफीम खाकर किसने आत्महत्या की थी। अफीम खाकर आत्महत्या किसने की थी। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा मानबाई जिसको कि शाह बेगम कहा जाता है। मानबाई जिसका नाम शाह बेगम था, इसने अफीम खाकर जो है आत्महत्या कर ली थी और ये भगवान दास की पुत्री थी और मान सिंह की बहन थी। तो याद रखिएगा मानबाई या शाह बेगम जो कि भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी, इसने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। और मानबाई का विवाह जो है किससे हुआ था, ये आप जान लीजिए, जहांगीर से मानबाई का विवाह हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहांगीर से जो है मानबाई का विवाह हुआ था। इसने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी और इसका मकबरा इलाहाबाद के खुसरो बाग में स्थित है। मानबाई का मकबरा जो है ये खुसरो बाग इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं अफीम खाकर किसने आत्महत्या की थी, तो मानबाई या शाह बेगम ने जो है अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह भी मध्यकालीन भारत से संबंधित है। यहाँ पर कभी कभी शब्दावली पूछी जाती है, दरोगा ए तोप खाना। ये आपसे अगर जो पूछ लिया गया कि दरोगा ए तोप खाना क्या होता है तो मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोप खाना के नाम से जाना जाता था, तो आप जान लीजिए कि मीर आतिश। देखिए मीर आतिश को दरोगा ए तोप खाना के नाम से भी जाना जाता था। दरोगा ए तोप खाना या मुगल प्रशासन में जो तोप खाना था, तोप खाना मुगल प्रशासन का, ये दो भागों में बटा हुआ था। देखिए पहला भाग था जिंसी और दूसरा भाग था दस्ती। तो जिंसी जो होती थी इसमें भारी तोपें होती थी, याद रखिएगा, भारी तोपें जिंसी में होती थी। दस्ती में हल्की तोपें होती थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तोपखाना विभाग के प्रमुख को मीर ए आतिश अथवा दरोगा ए तोपखाना कहा जाता था। मीर आतिश या मीर ए आतिश या दरोगा ए तोपखाना एक ही व्यक्ति को कहा जाता था
और तोपखाना मुगल प्रशासन में दो प्रकार के या दो भागों में बटा हुआ था, जिंसी और दस्ती। जिंसी में भारी तोपें होती थीं और दस्ती में हल्की तोपें शामिल होती थीं। तो दरोगा ए तोपखाना जो है मीर आतिश होता था। अब आइए, एक प्रश्न है कि शाहजहां ने एक संगीतज्ञ थे, उनको गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। तो आपको बताना है शाहजहां ने गुड़ समुद्र की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। शाहजहां ने गुड़ समुद्र की उपाधि किसे दी थी? तो उत्तर है आपका, याद रखिएगा, लाल खां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल खां को शाहजहां ने गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। आप जान लीजिए, शाहजहां ने विलायत खां, इसके दामाद लाल खां को गुड़ समुद्र की पदवी दी थी। पंडित जगन्नाथ सम्राट आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय के दरबार के सम्मानित वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन गुड़ समुद्र की उपाधि लाल खां को दी गई थी। और लाल खां जो थे ये विलायत खां के, याद रखिएगा, विलायत खां या विलास खां के दामाद थे। तो शाहजहां ने गुड़ समुद्र की उपाधि, याद रखिएगा दोस्तों, ये लाल खां को प्रदान की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ग्रंथ है फुतुहात ए फिरोज शाही, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना होगा आपको, फुतुहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन था। आपको बताना है फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर, फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज तुगलक की रचना है। देखिए दोस्तों, फुतुहात ए फिरोज शाही का लेखक फिरोज तुगलक था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात फिरोज तुगलक शासक हुआ था और सुल्तान फिरोज शाह की इतिहास में बड़ी रुचि थी। इतिहास में इसकी रुचि थी और इसका प्रमाण उसकी रचना से मिलता है। और इस ग्रंथ के अंतर्गत उसने अपने शासन के विभिन्न आदेश और उसके द्वारा नवनिर्मित भवनों आदि का उल्लेख किया है। तो फुतुहात ए फिरोज शाही में क्या चीज़ें हैं? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा शासक के रूप में जो आदेश हैं, आदेश और जो नवनिर्मित भवन हैं उनकी जानकारी फुतुहात ए फिरोज शाही में दी गई है। तो याद रखिएगा, फुतुहात ए फिरोज शाही जो है ये फिरोज तुगलक की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी जो समकालीन सभ्यता थी उन सभ्यताओं से अलग क्या विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? या आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? इसमें कई तरह के ऑप्शन आपसे हो सकते हैं, जैसे सामाजिक विश्वास, धार्मिक विश्वास, कृषि का विकास, राजतंत्र का विकास या फिर ग्रामीण योजना, नगरीय योजना। ये सारी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इसकी नगरीय योजना थी, जो इसको समकालीन अन्य जो सभ्यताएं थीं उनसे अलग करती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना थी। हड़प्पा के नगर जो थे वो जाल की तरह व्यवस्थित थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें जो होती थीं, आप जानते भी हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना में। और प्रत्येक नगर दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी समकालीन अन्य सभ्यताओं से जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो थी कि ये नगरीय सभ्यता थी या यहाँ पर नगरीय योजना प्रमुख थी, जबकि समकालीन अन्य सभ्यताओं में ये विशेषता नहीं पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी और ये पल्लव शासक था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मामल्लपुरम दोस्तों आप जान लीजिए कि मामल्लपुरम को महाबलीपुरम भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है और ये मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट से लगा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों द्रविड़ वास्तुकला शैली की दृष्टि से ये शहर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आप जान लीजिए कि जो मामल्लपुरम नगर या महाबलीपुरम इसकी स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मामल्लपुरम का दूसरा नाम महाबलीपुरम है। दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले का एक शहर है और आप जान लीजिए कि ये हिंदू स्मारक शहर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो याद रखिएगा मामल्लपुरम नगर की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है और नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। चोलकालीन जो प्रशासन था बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें व्यापारियों के कल्याण की जो संस्था थी चोलकाल में, एक प्रश्न पूछा जाता है चोल काल में व्यापारियों के कल्याण की संस्था को क्या कहते थे? व्यापारियों के कल्याण की संस्था क्या थी? आपसे पूछा जाएगा चोल काल में व्यापारियों के कल्याण की संस्था क्या थी? तो याद रखिएगा सही उत्तर है नगरम। नगरम दोस्तों ये चोलकालीन प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय शासन अथवा जो है स्वायत्त शासन की विशेषता थी। चोलकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वशासन या स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन थी और उर सभा और महासभा और नगरम जो है ये चोल अभिलेख में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है और आप जान लीजिए कि नगरम व्यापारिक नगरों तक ही सीमित थी और ये व्यापारियों के कल्याण से संबंधित संस्था थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक प्रश्न ये आपसे पूछा जाए कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सबसे पहले आप जानिए कि कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है और ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा कंदरिया महादेव खजुराहो मंदिर समूह में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा मंदिर है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मंदिर का निर्माण जो है विद्याधर के शासनकाल में कराया गया था और इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि इस मंदिर के मंडप स्तंभ पर उत्कर्ण अभिलेख में वीरिमदा नाम अंकित है। वीरिमदा नाम अंकित है जिसका संबंध जो है विद्याधर के साथ किया जाता है।
विद्याधर के साथ किया जाता है। और आप जान लीजिए कि संभावना ये है कि विद्याधर का एक उपनाम है। और चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण महमूद गजनी पर विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्याधर जो है ये चंदेल शासक था, चंदेल शासक, और चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण गजनी, महमूद गजनी पर विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, फतहनामा ग्रंथ किससे संबंधित है? ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। फतहनामा, ये फतहनामा ग्रंथ है, इसका संबंध किससे है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अरबों के सिंध विजय से संबंधित है। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, अरबों के सिंध विजय से संबंधित है फतहनामा। तो ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा भी जाएगा। फतहनामा का एक अन्य नाम चचनामा है। देखिए, चचनामा पूछे या फतहनामा, तो याद रखिएगा अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा या फतहनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध पर विजय प्राप्त किया था। मोहम्मद बिन कासिम, देखिए याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, शासन प्रबंध आदि के संबंध में ये प्रामाणिक स्रोत है। ये पुस्तक भारत में मुस्लिम शासक के आरंभ को रेखांकित करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरबों के सिंध विजय का उल्लेख जो है फतहनामा या चचनामा ग्रंथ में मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा कि चचनामा या फतहनामा अरबों के सिंध विजय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलमगीर नामा का लेखक कौन था? एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आलमगीर नामा का लेखक कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, मिर्जा मोहम्मद काजिम, मिर्जा मोहम्मद काजिम ये आलमगीर नामा का लेखक था। याद रखिएगा, आलमगीर नामा का लेखक मिर्जा मोहम्मद काजिम था। और इस पुस्तक से औरंगजेब के प्रारंभिक 10 वर्षों के आरंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। आलमगीर नामा औरंगजेब के प्रारंभिक 10 वर्षों के शासनकाल की या आरंभिक इतिहास की जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है, आलमगीर नामा। तो याद रखिएगा, आलमगीर नामा ये मिर्जा मोहम्मद काजिम की रचना है। आधुनिक भारत के इतिहास पर आइए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय दोस्तों कलकत्ता का गवर्नर कौन था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? तो उत्तर है, याद रखिएगा, ड्रेक। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर रॉजर ड्रेक था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजों को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की आशंका थी, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी कर ली और उसके परकोटे पर तोपें चढ़ा दी। अंग्रेजों ने घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया, बंगाल के भगोड़ों को शरण दी। और जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को इन जघन्य कार्यों से रोका तो उन्होंने टाल मटोल की। जून 1756 में फोर्ट विलियम को घेर लिया गया। 5 दिन पश्चात उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर रॉजर ड्रेक और अन्य प्रमुख नागरिक पृष्ठ द्वार से भाग निकले
और नवाब कलकत्ता को मानिक चंद के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया था। तो याद रखिएगा, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर रॉजर ड्रेक था और ये जो है आक्रमण जून 1756 में हुआ था। जून 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण किया और उस समय कलकत्ता का गवर्नर रोजर ड्रेक था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। हम ईसाइयों और मसाले लेने आए हैं। हम ईसाइयों और मसाले लेने आए हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण कथन किसका है या किस संबंध में है? भारत आने के पीछे का अपना लक्ष्य किसने ये बताया कि हम ईसाइयों और मसाले लेने भारत आए हैं? तो सही उत्तर है वास्को डी गामा। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान प्रश्न है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम ईसाइयों और मसाले लेने आए हैं, भारत आए हैं, तो ये भारत आने के पीछे का वास्को डी गामा का तर्क था, भारत आने के पीछे का। और आप जान लीजिए कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट तट पर भारत आया था और वहाँ के तत्कालीन शासक जामोरिन ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कहा, हम ईसाइयों और मसाले लेने भारत आए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम ईसाइयों और मसाले लेने भारत आए हैं। भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को ये जो है कथन वास्को डी गामा ने कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। देखिए, ये महत्वपूर्ण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है एस गोपाल की पुस्तक है ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया एस गोपाल की लिखित पुस्तक है। देखिए, हॉली पद्धति क्या था? ये प्रश्न भी पूछा गया है। हॉली पद्धति क्या थी? आपको बताना है हॉली पद्धति। तो सही उत्तर, हॉली पद्धति का संबंध बंधुआ मजदूरी से है। बंधुआ मजदूरी से संबंधित है हॉली पद्धति। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी का ऋण न चुका पाने पर ऋणदाता के लिए श्रम कराता है या सेवाएं देता है, और इस प्रकार के श्रमिकों को अनुबंध श्रमिक भी कहते हैं। हालांकि जो ये दशाएं होती थी वो हमेशा जो मालिक होता था उसके फेवर में होती थी, श्रमिक के पक्ष में कभी नहीं। अनुबंध श्रमिक में एक समझौता होता है, लेकिन बंधुआ मजदूरी में एक तरह से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था। वो हमेशा मजदूरों के फेवर में या मजदूरों के खिलाफ ही होता था। और भारत में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976, भारत में 1976 में देखिए बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। 1976 में इसको अवैध घोषित किया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हॉली पद्धति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध बंधुआ मजदूरी से है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति, जब आप आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो इसमें आता है कि 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
योजना समिति की, राष्ट्रीय योजना समिति की जो है नियुक्ति की, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देख लीजिए कि 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की थी। हालांकि इस समिति की रिपोर्ट जो है, इस समिति की रिपोर्ट कभी तैयार नहीं की जा सकी थी। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक और प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस स्थान से पुरोहित आकृति किस स्थान से प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में पुरोहित आकृति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है, और एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन में विराजमान एक योगी या पुरोहित का चित्र मिला है। पुरुष की दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में R.D. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में कराई थी, और यहाँ से बृहद स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो के जो ध्वंसावशेष हैं, ये पाकिस्तान के, याद रखिएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, आप देखिए कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर यानी जीत का शहर। तो एक पूछा गया है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप जानते हैं विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था विजयनगर। और 1336 में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने संत विद्यारण्य से प्रभावित होकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विद्यारण्य संत से प्रभावित होकर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। ये प्रसिद्ध विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था, और इसके जो अवशेष हैं ये कहाँ पर? तो कर्नाटक में। इसके वर्तमान में अवशेष कर्नाटक में हम्पी शहर के निकट, प्राप्त होते हैं। देखिए, तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधिनियम 1931 में पारित किया गया था, या ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1931 में कौन सा अधिनियम पारित किया था? 1931 में पारित अधिनियम कौन सा रहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय समाचार पत्र। यहाँ पर देखिए, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम, ये 1931 में पारित किया गया था। तो क्यों पारित किया गया था, आप जान लीजिए कि 1931 में सरकार ने भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम पारित किया, जिसने प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां दे दी थीं, और इसीलिए 1931 में भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम पारित किया गया था। अब आइए आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन
इंडियन ओपिनियन जो है ये समाचार पत्र है। ये इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से। और कौन इसके संपादक थे? महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। और इंडियन ओपिनियन जो है ये साप्ताहिक, वीकली समाचार पत्र था। याद रखिएगा, साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जून 1903 में किया गया था। और मनसुख लाल नजर जो हैं इसके प्रथम संपादक थे। प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा इतिहास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका रिवीजन। साथ ही साथ इसमें हमने कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर किया है और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।